called suckling. Anybody has taught that baby to suckle? No, it's an inborn reflex. ये हमको खुद ही आता है. एक छोटे बच्चे का हाथ भी अगर कैंडल के ऊपर जाता है तो वो बच्चा इमीडिएटली उसको मूव कर देता है. ओके, बिकॉज द बॉडी नोज दैट इट इज़ डेंजर, सो हाथ मूव हो जाता है. एक छोटे बच्चे को भी अगर कोई पिन प्रिक होती है तो वो वहाँ से अपना पैर झटके से रिमूव कर देता है या हाथ झटके से रिमूव कर देता है. सो ऑल दीज आर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस. पर जो हमारी साइकिलिंग है, हमारा स्विमिंग है, ये हम धीरे धीरे सीखे हैं, ये हमने अक्वायर की है. तो ये वाली कंडीशन रिफ्लेक्सेस होगी, वो वाली कंडीशन रिफ्लेक्स होगी जो हम धीरे धीरे सीखते हैं. हमको बाय बर्थ साइकिलिंग नहीं आती है, बाय बर्थ स्विमिंग नहीं आती है, ओके, बाय बर्थ गाड़ी चलाना नहीं आता है. ये हम गिर गिर के सीखते हैं, हम अक्वायर करते हैं. दीज विल बी कॉल्ड अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस. एंड जो इनबॉर्न है, जो हमको कोई सिखाता नहीं है, वो होती हैं इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस. सो दे आर अनकंडीशन्ड. कंडीशन मतलब हमने उनको ट्रेन किया है, हमने हमारी बॉडी को ट्रेन किया है वैसे परफॉर्म करने के लिए. आपने कभी किसी को वुलन का स्वेटर बनाते हुए देखा है? हैव यू ऑल सीन योर ग्रैंड पेरेंट्स और समवन मेकिंग वुलन स्वेटर? किसी ने Yes. सीन नहीं देखी? हाँ. हैव यू ऑल सीन कि वो बगैर देखे वो निटिंग रॉड्स चलाते रहते हैं? दे डोंट इवन लुक एट दैट वुलन थिंग. ओके, बगैर देखे वो उनका निटिंग रॉड चलता रहता है. दैट इज़ कंडीशन. बॉडी को कंडीशन किया है कि ऐसे ऐसे चलाना है. जब हम गाड़ी चलाते हैं, हम कोई गड्ढा देखते हैं रास्ते में तो सडनली ब्रेक लगाते हैं. सडनली मैं ब्रेक लगाऊंगी जैसे ही मेरे सामने कोई बड़ा गड्ढा आएगा रोड पे. दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन. बट ये हमने सीखा है कि जब हम गड्ढा देख रहे हैं तो हमको ब्रेक लगाना है, हमको गाड़ी को स्लो स्पीड पे करना है या हमको साइड से गाड़ी को लेके जाना है. दैट विल बी कंडीशन रिफ्लेक्स. ये हम धीरे धीरे सीखते हैं. जब हम ड्राइविंग सीखते हैं वी लर्न दिस. सो दैट इज़ गोइंग टू बी कंडीशन रिफ्लेक्स. जब हम फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते हैं तो आप इमेजिन करो, आप अगर अपने घर से फर्स्ट टाइम गाड़ी लेके निकले हो, आपके पेरेंट्स कितना एंशियस रहते हैं. दे आर वेरी मच एंशियस कि बच्चा आज अकेला घर से गाड़ी लेके गया है. आई विल टेल यू कि कुछ कुछ पेरेंट्स आपके पीछे भी होंगे. दे मस्ट बी बिहाइंड यू जस्ट टू चेक वेदर यू आर सेफ और नॉट. ओके, सो दैट इज़ बिकॉज हमने वो नया नया सीखा है. बट क्या होगा अगर आपने 1 महीना गाड़ी चला ली अच्छे से, तो आपके पेरेंट्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. दे नाउ नो कि आपको विदाउट एक्सीडेंट्स गाड़ी चलानी आ रही है. जितना आप एक्सपीरियंस लोगे, जितना आप एक चीज़ की ट्रेनिंग लोगे, उतना आपकी बॉडी उस काम के लिए परफेक्ट होती जाती है. जैसे बैडमिंटन है, फर्स्ट डे पे अगर मैं बैडमिंटन सीखने जाऊँ तो मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा. बट अगर 1 महीना रेगुलरली मैं मेरी बॉडी को ट्रेन करूँ कि शटल आई तो मारना है, शटल आई तो मारना है, जो भी साइड से शटल आई वो साइड बॉडी को जाके मारना है, अगर ये 1 महीना मैं प्रैक्टिस करूँ तो मेरा डे 1 का परफॉर्मेंस और मेरा 30th डे का परफॉर्मेंस आफ्टर दैट 1 मंथ विल बी ड्रास्टिकली डिफरेंट. 30th डे पे मैंने अक्वायर कर ली है वो स्किल, मैंने ट्रेन कर लिया है बॉडी को. ये जो शटल आ रही है, हम शटल को मारते हैं, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है. हमारी आईज़ सेंस करती हैं शटल को और एक्शन मिलता है कि आपको मारना है. ये जब आप नए नए हो, फर्स्ट डे पे जब आपने शटल और रैकेट लिया है, आपको नहीं समझ में आता है इतना. बट ग्रेजुअली आपकी बॉडी ट्रेन हो जाती है. दैट मीन्स हमने ट्रेनिंग की है, हमने अक्वायर किया है ये वाला स्किल. ह्यूमन बॉडी इज़ सच अ बॉडी कि जितनी ज़्यादा आप ट्रेनिंग दोगे उतनी ज़्यादा स्किलफुल होती जाती है. यू ट्रेन योर बॉडी फॉर बैडमिंटन, ट्रेन हो जाएगी. ट्रेन योर बॉडी फॉर क्रिकेट, ट्रेन हो जाएगी. यू ट्रेन योर बॉडी फॉर एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेन हो जाएगी. बट यू रिक्वायर दैट ट्रेनिंग. हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब चीज़ें आती हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं. इट ओनली रिक्वायर्स दैट ट्रेनिंग फॉर द बॉडी.
हम सबको आता है बैडमिंटन खेलना, बट हम कितना अच्छे से खेलते हैं इज़ हमने कितना ज़्यादा कंडीशन किया है हमारे वो रिफ्लेक्स एक्शन को। ऑलराइट, वेयर एज जो हमारी बॉडी में इनबॉर्न रहते हैं, ये देखो अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस नाउ, they will be present inborn, they are inherited from birth, you can see that from birth, and they are present in all individuals। ये points लिख लो unconditioned reflexes के साथ। ये इनबॉर्न रहेंगे, ये इनहेरिटेड है हमको, बाय बर्थ दे आर गिफ्टेड टू अस, दे विल बी प्रेजेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स एंड विल बी बेसिकली द सेम। विड्रॉ करना अपना हाथ फायर से, स्नीजिंग, कफिंग, हिकअपिंग, हिचकी आना, suckling, every newborn baby starts suckling for getting milk from the mammary gland of the mother। ये सब इनबॉर्न है। एंड हमने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है कि ये बेसिकली सेम रहेंगे, बिकॉज इट्स द सेम वे वी ऑल इंडिविजुअल्स डू इट, देयर इज नथिंग डिफरेंस। द वे आई स्नीज इज द वे यू विल स्नीज, द वे आई कफ इज द वे यू विल कफ। इनको हमने ट्रेन नहीं किया है। Whereas conditioned reflexes, they are not inherited, they are learned by doing the same at several times। जितने बार हम वो कराएंगे बच्चे को, उतना ज़्यादा बार उतना अच्छे से वो ऑर्गेनिज्म या वो बेबी ट्रेन होता जाएगा उसके लिए। दे आर नॉट द सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स, दे हैव टू बी लर्नड बाय द ऑर्गेनिज्म। जस्ट राइट डाउन दीज डिफरेंसेज वाइल यू आर राइटिंग, सी कि आपको समझ रहे हैं कंसेप्चुअली, यू आर नॉट जस्ट राइटिंग इट डाउन। दे आर नॉट सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स। जैसे मैं बैडमिंटन खेलूँगी वैसे आप नहीं खेलोगे, जैसे आप क्रिकेट खेलोगे वैसे मैं नहीं खेलूँगी। डिपेंड्स ऑन हमने किस में ट्रेनिंग ली है, हमने किसकी प्रैक्टिस की है। एग्जाम्पल देखो, स्टैंडिंग इन अटेंशन व्हेन यू हियर द नेशनल एंथम। अब चलो स्कूल टाइम पे, जब हम सब नर्सरी में थे। नर्सरी में बच्चे को पता रहता है क्या कि जब नेशनल एंथम बज रहा है तो खड़े रहना है अटेंशन में, नहीं खड़े रहना, उनको नहीं पता रहता है। दे विल रिमेन सीटेड, दे विल रिमेन स्टैंडिंग हाउएवर दे वांट, दे विल रन ओवर। फिर क्या होता है, टीचर ट्रेन करती है कि दिस इज़ आवर नेशनल एंथम, जन गण मन, नेशनल एंथम चल रहा है, आपको अटेंशन में खड़े रहना है। बच्चा धीरे धीरे ट्रेन होता है। उस समय नर्सरी में कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ खड़े रहते हैं, कुछ नहीं खड़े रहते हैं, बट वही चीज़ साल भर सिखाई जा रही है। बाय द टाइम दीज नर्सरी किड्स दे कम टू जूनियर केजी, वो रिकॉग्नाइज करते हैं म्यूज़िक से कि ये हमारा नेशनल एंथम है। जन गण मन बजा दिया तो अब टीचर को बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है कि ये नेशनल एंथम है, बिकॉज उनको हमने लास्ट पूरा ईयर बताया है कि दिस इज़ आवर नेशनल एंथम। अब गाना बजा तो दे रिकॉग्नाइज दैट दिस इज़ माई नेशनल एंथम, and they also recognize the teacher's instruction to it, so they will stand in attention for that। and nursery के बाद केजी में, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, एवरीवेयर दिस इज टोल्ड टू यू कि नेशनल एंथम चल रहा है तो आपको अटेंशन में खड़े रहना है। आज क्या होता है, एट दिस एज क्या होता है, जब नेशनल एंथम चलता है तो हम खुद ही अटेंशन में खड़े रहते हैं, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड, वी आर टोल्ड बचपन से। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जो अभी आज की एज तक, लाइक योर एज 15-17 ईयर्स, यू हैव बीन ट्रेन्ड टू डू दैट। आपको ट्रेन किया गया है कि ऐसे करना है, इस चीज़ के लिए ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, साइकिलिंग ऐसे चलानी है, स्विमिंग ऐसे करनी है, एंड हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी। तो ये हो जाएगी कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ये हो जाएगी कंडीशन रिफ्लेक्सेस। नाउ पैवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने डॉग को खाना दिया, देखो, तो खाना देख के सलाइवेशन हुआ, खाना देख के सलाइवेशन हुआ, देखो। उसके बाद क्या किया उसने, कुछ दिन ये घंटी सिर्फ बजाई, बेल बजाई, ये विसिल है, विसिल बजाई, तो डॉग ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। देखो,
कुछ दिन उसने क्या किया, घंटी बजाई, ये विसिल बजाई और साथ में खाना दिया, विसिल बजाई साथ में खाना दिया, विसिल बजाई और विसिल बजा के खाना दिया। तो डॉग को एसोसिएट हो गया कि ये विसिल जब बजती है तब मुझे खाना मिलता है, तो विसिल बजने पे उसको खाना मिलेगा, इसलिए उसको सलाइवेशन होता है। देखो, विसिल बजने पे खाना मिलेगा, उसको सलाइवेशन हो रहा है। ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग हो रही है। बाद में क्या हुआ, जब सिर्फ विसिल बजाते थे तब से ही सलाइवेशन चालू हो जाता था। जब सिर्फ विसिल बज रही है सलाइवेशन चालू हो जा रहा है, बिकॉज द डॉग हैज स्टार्टेड एसोसिएटिंग विसिल विद दिस फूड। विसिल के साथ फूड एसोसिएट करना चालू कर दिया है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसने दिखाया था कि कोई भी एक्शन रहे उसको अगर हम ट्रेन करें तो वो ट्रेन हो सकता है। हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ये कंडीशनड हो सकता है। बैडमिंटन की जितनी मैं ट्रेनिंग लूँगी उतना मुझे शटल को ज़्यादा अच्छे से मारना आ सकता है। So this was an experiment done by Pavlov. You only have to remember the name. Pavlov or I.P. Pavlov it is. This experiment was done in the dogs. इस एक्सपेरिमेंट में ही proved कि जब हम सिर्फ विसिल बजा रहे थे तब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था डॉग। बहुत दिन, बीच के 30 डेज फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने विसिल के साथ खाना दिया, विसिल बजा के खाना दिया, तो डॉग को सलाइवेशन हुआ। आखिरी में जब सिर्फ विसिल भी बजाते थे और खाना नहीं रखा है बट डॉग को सलाइवेशन होता था। इसको हम एसोसिएट करते हैं आपके स्कूल में। जब रिसेस की बेल बजती है एंड आपको पता है कि आपके डब्बे में पाव भाजी है, यू नो कि आपके टिफ़िन में पाव भाजी है, ये सिचुएशन को जस्ट इमेजिन करके देखो। विसिल बजी, अगर मुझे पता है कि मेरे डब्बे में पाव भाजी है तो आपको सलाइवेशन होता है। यू थिंक ऑफ दैट फूड। जैसे ही बेल बजी है खाने की, तो रिसेस की बेल बजी और अगर हमको पता है कि हमारे डब्बे में कोई अच्छी चीज़ है तो सलाइवेशन होगा। नाउ अगेन विथ पाव भाजी, एक 3 इयर्स का बच्चा जिसने कभी पाव भाजी नहीं खाई है, उसको पाव भाजी का नाम सुन के उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर एसोसिएट होगा क्या? बोलो। विल ही बी एबल टू एसोसिएट कि पाव भाजी का क्या टेस्ट होगा, क्या फ्लेवर होगा? नहीं। तो उसको सलाइवेशन होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज ही डजंट नो कि पाव भाजी क्या चीज़ है। बट एक अडल्ट जिसको पाव भाजी का फ्लेवर, जिसको पाव भाजी का टेस्ट पसंद है, उसको सलाइवेशन होगा पाव भाजी का नाम सुन के, पानी पूरी सुन के, डिपेंडिंग ऑन वॉट दैट इंडिविजुअल लाइक्स। दैट अगेन गोज विथ कंडीशनिंग। आपने जितनी बार पाव भाजी खाई है आपको वो चीज़ पसंद आती है। यू कैन इवन टेल मी कि मैम ये होटल में पाव भाजी ज़्यादा अच्छी मिलती है, ये होटल में अच्छी नहीं मिलती है, बिकॉज यू हैव कंडीशन योर सेल्फ। आपने 2-3 बार एक होटल में खाई है तो आपको वहाँ का टेस्ट पसंद आया है ज़्यादा। आपने दूसरी होटल में खाई है, आपने को रिलेट किया है और आपको वहाँ का टेस्ट नहीं पसंद आया है। सो अगर आज मैं पाव भाजी बोलूँ तो आपका जो फेवरेट होटल है आपका वहाँ जाने का मन करेगा, बिकॉज आपको वहाँ की टेस्ट पसंद है। आप पिछले 5 साल से वहाँ की पाव भाजी खा रहे हो एंड यू आर लाइकिंग दैट टेस्ट। दैट इज़ वॉट इज़ कंडीशन रिफ्लेक्स। जितने बार हम कंडीशन करेंगे, अगर मैं आपको XYZ होटल का नाम दूँ जहाँ पे आपने कभी पाव भाजी नहीं खाई है, यू विल नॉट बी एबल टू टेल मी कि वहाँ की पाव भाजी अच्छी है या नहीं है। ओके, बट अगर आपने वहाँ पे विज़िट किया है, आपने वहाँ पे कंडीशन किया है, यू हैव अक्वायर्ड दैट स्टिमुलस फ्रॉम देयर, you will be able to tell me. So this is what is unconditioned reflex and conditioned reflex. एक इनबॉर्न रहेगी, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स लिखोगे, विड्रॉल फ्रॉम डेंजर, ये चाहे फायर रहे, ये पिन प्रिक रहे, ये हॉट प्लेट रहे, ये सारे इसमें आएंगे। स्नीजिंग, कफिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखो। हिकअपिंग, सकलिंग, सलाइवेशन। इनबॉर्न्स में जो सलाइवेशन होता है दैट इज़ एन इनबॉर्न रिफ्लेक्स, बट बाद में जो फूड को लेके सलाइवेशन होता है वो भी टू अ पर्टिकुलर आइटम, दैट इज़ कंडीशन रिफ्लेक्स।
नाउ इफ़ आई से फ्रेंच फ्राइज़, अगर एक बच्चे को फ्रेंच फ्राइज़ क्या होता है वो नहीं पता है तो ही विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड, उसको कुछ सलाइवेशन नहीं होगा, ही वॉन्ट इवन बी इंटरेस्टेड कि हम क्या बोल रहे हैं। बट अगर वो सेम बेबी को फ्रेंच फ्राइज़ का टेस्ट पता है, उसने 2-3 बार खाए हैं, उसको वो नाम पता है कि ये फ्रेंच फ्राइज़ है, ये मुझे खाने में अच्छा लग रहा है, सो वो उसके लिए सलाइवेशन दिखाएगा, उसके लिए इंटरेस्ट भी दिखाएगा। दैट इज़ वॉट इज़ कंडीशन रिफ्लेक्स। आपके लिए only you need to know what is unconditioned reflex and what is conditioned reflex, because this part is not there in the NCERT textbook, but yes MCQs में unconditional reflex और conditioned reflex पे statements आते हैं। lifting up a book is conditioned reflex, ये बचपन से सिखाया गया है कि बुक गिर गई है तो उसको उठा के रखते हैं ऊपर। बुक्स आर नॉट थिंग्स जो नीचे पड़े रहें फ्लोर पे, ये आपके पेरेंट्स ने बचपन से सिखाया है। इसलिए आज अगर आपका बुक गिर जाता है तो डू यू लेट इट रिमेन ऑन द फ्लोर? नो, यू पिक इट अप एंड कीप इट ऑन योर टेबल और ऑन योर बेड और ऑन योर चेयर, कहाँ पे भी, बट हम उनको नीचे नहीं रहने देते हैं फ्लोर पे, बिकॉज हमने बचपन से सीखा है कि बुक्स को हमको फ्लोर पे नहीं रखना है। इसका ऑपोजिट लो, आपके फुटवेयर्स, क्या आप उनको उठा के आपके बेड पे और टेबल पे रखोगे? नहीं रखोगे, बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन्ड कि फुटवेयर्स को फ्लोर पे ही रहने देना है। ऑल दीज आर कंडीशन रिफ्लेक्सेस इन आर डे टू डे लाइफ। निटिंग विदाउट लुकिंग, एक बार वो स्किल अक्वायर कर ली निटिंग करने की, यू सी योर ग्रैंड मदर्स, दे विल निट विदाउट सीइंग इट एवरी टाइम, उनका हाथ चलता रहेगा बगैर देखे। सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स ऑफ द साइकिल ऑन साइटिंग एन ऑब्स्टिकल इन फ्रंट, वी हैव बीन ट्रेन्ड, जब स्पीड ब्रेकर आता है हम गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं, सामने कोई गड्ढा आता है हम गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं। वी हैव बीन ट्रेन्ड कि अगर हमने उस गड्ढे में स्पीड से चले गए तो वी कैन लैंड अप इन डेंजर, एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए स्पीड स्लो करते हैं। ऑल दीज आर कंडीशन रिफ्लेक्सेस। You only need to have the examples of unconditioned reflex and conditioned reflex. आपको ये समझना है कि यहाँ पे कंडीशन करना मतलब ट्रेन करना है। जितना हम बॉडी को ट्रेन करेंगे उतना आपकी बॉडी उसके लिए कंडीशन होती जाती है। जस्ट वन मोर एग्जाम्पल, अगर हमने अभी गाड़ी चलाई, आप सबको गाड़ी चलाना आती है, हम सबको आती है, supposingly you don't drive for the next 5 years, supposingly you don't drive for the next 5 years, 5 years के बाद जब आप वापस गाड़ी हाथ में लोगे आपको वो चलाना आएगा, अगर आपने पहले बहुत अपनी बॉडी को ट्रेन किया था तो। बट स्टिल 5 years के बाद जब आप चलाओगे तो थोड़े कुछ दिन आप थोड़ा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस में चलाओगे, आप थोड़ा डर डर के चलाओगे, इवेंचुअली अगेन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो रिफ्लेक्स एक्शन के साथ मुझे आपको ये बताना है कि जितना हम ट्रेन करते जाएंगे, अब मैंने कार ड्राइविंग सीखी, अगर मैंने ड्राइविंग सीख के वो कार ड्राइव करना छोड़ दिया, मैंने अपने घर की कार कभी चलाई ही नहीं, तो मैं भूल जाऊंगी वो ड्राइविंग। बट अगर ड्राइविंग क्लास के बाद मैंने वो कार प्रैक्टिस की और 1-1.5 महीना चलाई डेली, तो वो एक्शन वो अक्वायर हो जाएगा, बॉडी वो एक्शन सीख जाएगी, बॉडी ट्रेन हो जाएगी उसके लिए। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कार ड्राइविंग में। सो दिस इज़ विथ द बाईसाइकिल ऑल्सो, दिस इज़ विथ योर 2 व्हीलर ऑल्सो, दिस इज़ विथ द 4 व्हीलर ऑल्सो, दिस इज़ विथ द गेम्स ऑल्सो। क्यों बोलते हैं कि प्रैक्टिस इज़ गोइंग टू मेक अ मैन परफेक्ट? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप बॉडी को सिखाओगे, ट्रेन करोगे, वो सीखती है। ओके, एंड देन यू कैन परफॉर्म ऑल योर एक्शंस। सो एग्जाम्पल्स में यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एंड व्हाट इज़ कंडीशनड रिफ्लेक्स। जो सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं, आप ये वाले चार्ट में नीचे एग्जाम्पल्स को और ऐड कर दो। इस पे भी MCQ आता है। ओके, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस इस सारे इंडिविजुअल्स में सेम टाइप के रहेंगे,
Everybody does it unconventionally. They are inborn, they are gifted to us by birth. अब कोई बच्चा है वो 3 years में ही साइकिल चलाता है, कोई है वो 5 years तक भी नहीं चलाता है. डिपेंड्स ऑन उसको क्या ट्रेनिंग मिली है. कोई बच्चा है वो 5 years में बहुत अच्छी स्विमिंग करता है, एंड सी एन अदर किड वो स्विमिंग पूल में जाने के लिए भी डरेगा. डिपेंड्स ऑन वो दोनों बच्चों को कितना अच्छा एक्सपोजर मिला है. अगर एक बेबी के पेरेंट्स ने उसको ट्रेन किया है स्विमिंग के लिए तो 5 years तक वो स्विमिंग चैम्पियन बन जाता है. बट अगर दूसरा बेबी स्विमिंग पूल में कभी गया ही नहीं है तो उसको स्विमिंग करना नहीं आएगा. इट्स अ कंडीशन रिफ्लेक्स. मे बी दैट अदर बेबी इज़ गुड इन समथिंग एल्स. वो क्रिकेट अच्छा खेलता होगा, उसके पेरेंट्स ने उसको क्रिकेट में अच्छा ट्रेन किया है. दिस बेबी हु इज़ अ स्विमिंग चैम्पियन विल नॉट बी गुड इन क्रिकेट. डिपेंड्स ऑन कि किस पे हम अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं. So this is what will be unconditioned reflexes and conditioned reflexes with the examples. All right? किसी को कुछ डाउट इतने पार्ट में और we move forward. Okay, this chart you all have to write, you all have to understand. Reflex action ये cranial हो सकते हैं, ये spinal हो सकते हैं. This we have seen. Cranial will be which is going to the brain. Spinal will be which the spinal cord is carrying out. Now why watering of mouth on sight or smell of good food is cranial reflex? कोई मुझे बताएगा? Olfactory lobe. Yes, very good. Yes, auditory, gustatory, olfactory, ये सब एरियाज हमारे सेरिब्रम में हैं. जब मैं इडली सांभर बोल रही हूँ, इडली का टेस्ट क्या होता है वो आपकी मेमोरी में फिट है. आपने बहुत बार इडली खाई है. सांभर का टेस्ट आपकी मेमोरी में फिट है. अगर ये चीज़ आपको पसंद है तो जब मैं इडली सांभर बोल रही हूँ आपको उसका स्मेल, आपको उसका टेस्ट सब आ जाता है आपके माउथ में. सोच के देखो, अभी मैंने इडली सांभर बोला था. अभी अगर मैं चीज़ सैंडविच बोलूँगी तो आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ सैंडविच का टेस्ट क्या होगा, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू योर ब्रेन. चीज़ सैंडविच ये वर्ड आपने सुना, आपकी मेमोरी में चीज़ क्या है, सैंडविच क्या है, ये फिट है, तो आपको समझ में आ रहा है. यही चीज़ अगर मैं 3 साल वाले बच्चे के सामने बोलूँगी चीज़ सैंडविच तो उसको कुछ नहीं समझेगा अगर उसने कभी नहीं खाया है तब तक. दैट बेबी विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ चीज़ सैंडविच. ही और शी मे नॉट इवन अंडरस्टैंड कि चीज़ सैंडविच ये किसी खाने का नाम है या खाने के आइटम का नाम है. सो दैट विल गो टू क्रेनियल रिफ्लेक्स. जब हम मेमोरी के साथ, जब हम ऑल्फैक्शन के साथ, जब हम हमारे टेस्ट के साथ एसोसिएट करते हैं कोई एक फूड स्टफ को. वेयर एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस ये अर्जेंसी में होंगे, ये क्विक होंगे, ये बॉडी को डेंजर वाली सिचुएशन से फटाफट हटाएंगे. दीज रिफ्लेक्सेस विल नॉट ट्रैवल टू द ब्रेन. So we can classify reflex actions into cranial and spinal. This we have already seen हमारे डायग्राम में भी. Based on previous experience, देखो, based on previous experience, they will be classified into unconditioned and conditioned reflexes. Unconditioned and conditioned. Unconditioned को कोई previous experience नहीं चाहिए. हम सब जब से बॉर्न हुए हैं, वी कैन स्नीज, वी कैन कफ, वी कैन यॉन, वी कैन हिकअप, वी कैन डू suckling. They all are unconditioned reflexes. Condition will be based on previous experience. Swimming, dancing, cycling. आपने कितना सीखा है उतना आपको आता है, उतना परफेक्शन से आपको आता है. Initially these actions are voluntary when learning is being done. Later on परफेक्शन से वो इनवॉलेंट्री हो जाते हैं. आपकी बॉडी इतना ट्रेन हो जाती है कि आपको एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगता है. अभी गाड़ी चलाने के लिए मुझे कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगता है उतना. हाँ, मुझे प्रेजेंट रखना पड़ता है रोड पे, पर मैं खुद ही ब्रेक दबाऊंगी, खुद ही स्पीड बढ़ाऊंगी, ये सब होता रहता है अपने आप, बिकॉज मैं ट्रेन हो गई हूँ.
इनिशियली जब हमारी ट्रेनिंग चल रही है तो हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है, ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, इंडिकेटर कहाँ है। बाद में आप ट्रेन हो जाते हो, आपकी बॉडी ट्रेन हो जाती है वो सब करने के लिए। दीज वर फर्स्ट स्टडीड बाय ई पैवलोव ऑन सलाइवेशन इन डॉग। ओके, ई कर दो उसको, मैंने शायद आई लिखाया था, इट्स ई पैवलोव। आईपी मैम। आईपी, यस, यहाँ पे ई दिया है बट आई स्टिल रिमेंबर इट इज़ आईपी। ठीक है, चेक कर लेंगे, फर्स्ट नेम आई डोंट रिमेंबर पैवलोव का क्या है। एंड देन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिनेप्सेस इन्वॉल्व, जितना सिंपल एक्शन होगा सिंपल रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, कम टाइप के सिनेप्सेस इन्वॉल्व होंगे बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। जितना कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी आपको करना है उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होगी। जैसे हम डांसिंग कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली दोनों हाथ, दोनों पैर, इवन योर फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब साइमल्टेनियस मूवमेंट्स होते हैं। सो एक टाइम पे उसमें ज़्यादा सिनेप्सेस बनेंगे which will be covering more areas of the body. That will be complex polysynaptic and this will be simple monosynaptic. ये पूरी चीज़ NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं है, but you will get MCQs on unconditional conditional reflexes, you will get MCQs on cranial reflexes and spinal reflexes. Sure, done with this. We will now move on to our sense organs. आप मुझे बताओ, eye is the sense organ to receive what stimulus? Sight. Yes, sight or vision. All right, लिख लो, eye के साथ लिख लो sight और vision. Ears, ears is for Hearing. hearing. Yes, sound or hearing. All right. Nose is for Sense of smell. yes, sense of smell. Tongue is for Sense of taste. sense of taste. And skin is for Sense of touch. sense of touch, sense of temperature, sense of pressure. How sense of pressure? किसी ने आपके ऊपर प्यार से हाथ रखा, आपके हाथ के ऊपर, तो यू गेट दैट, यू अंडरस्टैंड दैट। किसी ने स्ट्रिक्टली मारा आपको तो यू अंडरस्टैंड दैट। आपको अगर एक पेन उठानी है फ्लोर से, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड, आपके हाथों को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो पेन उठाने के लिए। और अगर आप कोई 10 kg का वेट उठाना है फ्लोर से, तो यू अंडरस्टैंड कि कितना उसमें अलग फोर्स लगेगा। ऑलराइट, सो यू गेट दैट। पेन उठाना है तो आप कैजुअली उठ के नीचे झुक के उठा लोगे। 10 kg का वेट उठाना है तो आप आपकी बॉडी को उतना प्रिपेयर करते हो, you have to pick up that 10 kg weight from the floor. So all these are our sense organs, and today we are going to see the sense organ which is eye. The eyes, they are concerned with vision, they are concerned with whatever we can see. अब मुझे बताओ नंबर ऑफ आईज कितने हैं हमारी बॉडी में? 2. गुड। लोकेशन बताओ, where are the eyes located? On the ventral side, below the frontal lobe. 2 in number, 1 right, 1 left. Located in the orbits, you can see ventral side of the body, that is your face side of the body. These orbits
they are located in the skeleton या in the skull. हमारे स्कल में लोकेटेड हैं ये ऑर्बिट्स. यू कैन सी, यू कैन इवन फील योर ऑर्बिट्स. अगर आप आपके ऑर्बिट्स को अभी हाथ लगाओ तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये आपको फील होता है. ये मेरा ऑर्बिट है जिसके अंदर मेरा आई बॉल लोकेटेड है. सी, आई बॉल इज दिस राउंड स्ट्रक्चर लाइक दिस. बट हम जब ह्यूमन आई बनाते हैं, see on the board, all of you, if you can see, we just draw it like this. Why like this? Why like this? And why not like this? जैसे पूरा ऑर्बिट है, ये पूरा आईबॉल है जैसे. बिकॉज इट्स कवर्ड बाय द आईलिड्स. सो ये जो आईलिड्स आती हैं वो इस ऑर्बिट को ऐसा शेप दे देती हैं. देखो, यू गेट दिस काइंड ऑफ शेप बिकॉज ये आईलिड्स आ जा रही है. तो जो ये पूरा राउंड स्ट्रक्चर है वो हमको ऐसा दिखता है. राउंड स्ट्रक्चर हमको ऐसा दिखता है ओवर. और इसके बीच में अब आपके पास रहेगा ये स्ट्रक्चर. तो एंटीरियर व्यू से जब हम देखते हैं, वी सी इट लाइक दिस. सी, बट एक्चुअली जो पूरा आई बॉल है, ये जो वाइट स्ट्रक्चर है, वो पूरा रहता है ऐसे. दिस इज योर कंप्लीट आई बॉल. सामने से ऊपर से आईलिड्स आ जाते हैं दोनों. सो यू सी ओनली, वी सी द आई एज लाइक दिस. द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. बट एक्चुअली हमारी जो आईज हैं, आई बॉल्स हैं, वो पूरी राउंड हैं. And they are located in these orbital cavities, which is the bone of the skull region. Now, how do we divide the bones of the skull? We divide the bones of the skull into how many parts? 2 parts. Very good. कौन से 2 parts? Cranial and facial. Cranial and facial bones. Yes. So the orbit is made up of cranial as well as facial bones. देखो, आप मुझे बताओ इनमें से क्रेनियल बोन्स कौन से हैं और फेशियल बोन्स कौन से हैं जो ऑर्बिट को बना रहे हैं? मैम, फ्रंटल, सेफनॉइड एंड एथमॉइड क्रेनियल है, बाकी सब फेशियल. यस, फ्रंटल, स्पिनॉइड, इथमॉइड वो क्रेनियल में आएंगे. दे आर फॉर्मिंग द बेस ऑफ द क्रेनियम. फ्रंटल एंटीरियरली आता है, सामने आपके फोरहेड के रीजन तक आता है पूरा. एंड बाकी के सारे जो हैं वो फेशियल बोन्स हैं. सो ऑर्बिट इज फॉर्म्ड बाय विच बोन्स? आपको एमसीक्यू में सिर्फ आता है क्रेनियल प्लस फेशियल बोन्स. सो ए ऑप्शन है क्रेनियल बोन्स, बी ऑप्शन है फेशियल बोन्स और सी ऑप्शन है बोथ. तो बोथ आएगा. वो बोथ कैसे, वो ये फिगर आपको एक्सप्लेन कर रहा है. हाउ बोथ ऑफ देम, क्रेनियल एज वेल एज फेशियल बोन्स. या अगर एक वर्ड में लिखना है तो स्कल बोन्स. ऑर्बिट विल बी फॉर्म्ड बाय स्कल बोन्स. द आई बॉल्स, दे विल बी लोकेटेड इन द ऑर्बिट्स. You will have 2 orbits on the ventral side of your body, that is the face side of your body. The eyeball will be this spherical or round structure जो orbits में located हैं. देखो, और ये जो eyeball है इसको surrounding muscles रहते हैं. इसको surrounding muscles रहते हैं जो इस eyeball की movement कराते हैं. जब आपको आई बॉल राइट साइड मूव करना है तो वो मूव होता है राइट साइड. लेफ्ट साइड मूव करना है तो मूव होता है लेफ्ट साइड. देयर आर दीज मसल्स विच डू द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल. अब आ जाओ कि मेरी कौन सी क्रेनियल नर्व मेरे विजन के सेंसेशन को लेके जाती है ब्रेन के पास. बोलो, कौन सी क्रेनियल नर्व थी? Optic nerve. Optic, very good. Optic. Optic is which cranial nerve? Second cranial. Second cranial nerve. It carries the sensation of vision. All right.
इसके अलावा 3 और क्रेनियल नर्व्स थी जो मेरे मूवमेंट ऑफ आईबॉल कराती हैं। नाम बताओ मुझे वो 3 क्रेनियल नर्व्स का, देख के बताओ आपके नोट्स में। ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, पैथेटिक पैथेटिक का ही नाम ट्रोक्लियर है, abducens. एंड एब्ड्यूसेंस। OTA, ऑक्यूलोमोटर ट्रोक्लियर एब्ड्यूसेंस, ये विजन के साथ कंसर्न नहीं है, विजन के साथ सिर्फ ऑप्टिक नर्व कंसर्न है, बट ये कंसर्न है मेरी आई बॉल की मूवमेंट के साथ, ये मेरे आई मसल्स के साथ इन्वॉल्व है। इन्हीं को बोलते हैं ऑक्यूलर मसल्स। ऑक्यूलर मसल्स, these are involved with my eye movement. So see on the board, आप लिखो optic nerve is the cranial nerve which will be involved with vision, and OTA, oculomotor trochlear abducens, will be the cranial nerves which will be involved with my eye muscles. अब ऑप्टिक नर्व्स कितनी है हमारी बॉडी में? कितनी ऑप्टिक नर्व्स है हमारी बॉडी में? 1 pair. हाँ, मतलब 2 हैं, तो एक राइट आई से विजन लेके जाएगी, दूसरी लेफ्ट आई से विजन लेके जाएगी। ऑक्यूलोमोटर ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंस, ये नर्व्स कितनी है मेरी बॉडी में? 6. हाँ, मतलब 1 1 2 2 है ना, 2 2 2, दिस इज ऑल्सो 2। ऑलराइट, नाउ टेल मी, ऑप्टिक नर्व सेंसरी है कि मोटर है? Sensory. सेंसरी। एंड टेल मी, ऑक्यूलोमोटर ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंस क्या है? Oculomotor, trochlear are motor, and abducens is also motor. तीनों मोटर हैं। इंपॉर्टेंट MCQ ओवर हियर। अब समझने की कोशिश करो। ऑप्टिक नर्व सेंसेशन लेके जा रही है विजन का, ऑक्सीपिटल लोब को। कौन से लोब को लेके जाएगी? ऑक्सीपिटल लोब को। तो ये सेंसरी हो गया। अब अगर मुझे उस सेंसेशन के लिए, वो जो स्टिमुलस रिसीव हुई है उसके लिए मेरे आई बॉल का मूवमेंट करना है, देखना है इधर उधर, तो ये मोटर सिग्नल आता है थ्रू ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस, because this is going to be the signal which is going to come to these muscles from the brain. This is motor. उस दिन हमने ये तो लर्न कर लिया था कि ऑप्टिक सेंसरी है, ऑक्यूलोमोटर ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंस मोटर है। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे ये मोटर हैं और कैसे वो सेंसरी हैं। ऑप्टिक इज सेंसरी बिकॉज आई बॉल्स को कनेक्टेड है वो ऑप्टिक नर्व, वो आई बॉल से विजन का सेंसेशन लेके पीछे जाएगी ब्रेन के पास, तो ब्रेन के पास जाने वाला स्टिमुलस सेंसरी होगा, जाने वाली नर्व्स सेंसरी होगी, ब्रेन से सिग्नल लेके आने वाली नर्व्स ये मोटर होगी। मूवमेंट ऑफ द आई बॉल्स होगा इन रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलस विच इज़ गोइंग थ्रू द ऑप्टिक, एंड मूवमेंट होगा इन विथ दीज ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस। सो ये मोटर होगी। इंपॉर्टेंट MCQs हो गई। विजन के साथ कंसर्न सिर्फ ऑप्टिक नर्व रहेगी। ऑक्सीपिटल लोब के पास इंटरप्रिटेशन या सिग्नल या स्टिमुलस लेके जाने वाली नर्व सिर्फ ऑप्टिक नर्व होगी। वहाँ से आने वाली नर्व्स जो आई बॉल का मूवमेंट कराएंगी, ये पूरा मेरा आई बॉल है, तो इसके जो बाहर का सरफेस रहता है इसको मसल्स अटैच रहते हैं। आई विल शो यू अ डायग्राम, यू नीड नॉट नो द नेम्स ऑफ द मसल्स। ये देखो, ये ऊपर से मसल्स रहते हैं, ऊपर और नीचे से, ये मीडियल से, ये लैटरल से। मीडियल मीन्स ये आपके अंदर वाला साइड है, अभी नोज साइड वाला, ये बाहर का साइड है आई का। ऐसे पूरे मसल्स अटैच्ड रहते हैं आई बॉल को, जो आई बॉल की राइट लेफ्ट मूवमेंट, ऊपर नीचे मूवमेंट, उसका रोटेशन, ये सब कराते हैं। यू नीड नॉट रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज मसल्स, बट आई बॉल को जो ये मसल्स अटैच्ड हैं, इनको आके ट्रोक्लियर, ऑक्यूलोमोटर और एब्ड्यूसेंस इनकी मूवमेंट कराते हैं। सो दे ब्रिंग द सिग्नल टू दीज मसल्स।
दिस इज़ माई 2 आई बॉल्स। देखो अब मैं ये पीछे से देख रही हूँ, यहाँ से सामने से मेरा फेस साइड है, मेरे आईज़ हैं, ये पीछे से, तो ये कौन सी नर्व है जो निकल रही है आई बॉल से? देखो, ऑप्टिक नर्व। ये आई से ये साइड आ रही है और ये आई से ये साइड आ रही है। डू यू रिमेंबर दिस क्रिस क्रॉसिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स इज कॉल्ड व्हाट? Optic chiasma. ऑप्टिक काइज़मा। ऑप्टिक काइज़मा, ये स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है जब हम ब्रेन के पार्ट्स देख रहे थे। क्रिस क्रॉसिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स, राइट साइड वाली ऑप्टिक नर्व ये साइड आएगी, ये साइड वाली यहाँ जाएगी, बीच में ये जो क्रिस क्रॉसिंग होता है, दिस स्ट्रक्चर इज द ऑप्टिक काइज़मा। हियर आई एम शोइंग यू कि आई बॉल्स को पीछे से मेरी ऑप्टिक नर्व्स अटैच्ड हैं। देखो ये पोर्शन हमको सामने से दिखता नहीं है, जब हम हमारा फेस देखते हैं हम सिर्फ ये पिक्चर देख सकते हैं। When I'm seeing my eyes from the front, I can see only this much. बिकॉज ये आईलिड्स से आई बॉल भी कवर हो गया है और आई बॉल का पोस्टीरियर पोर्शन, ये आई बॉल का ये वाला पोस्टीरियर पोर्शन, ये मुझे कभी नहीं दिखता है। आई कैन सी ओनली दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन ऑफ द आई। सो ये आई बॉल के पोस्टीरियर पोर्शन को ऑप्टिक नर्व अटैच्ड है। देखो दिस इज गोइंग टू टेक द सेंसेशन एंड ये क्रिस क्रॉसिंग होता है। राइट आई जो भी देखती है उसका इमेज बनता है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट आई जो भी देखती है उसका इमेज बनता है राइट साइड पे। दिस क्रिस क्रॉसिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स इज द ऑप्टिक काइज़मा। So we have understood that structure. All right. ओके यहाँ पे आप लिख लो क्रेनियल नर्व्स के बारे में जो हमने अभी इंफॉर्मेशन लिखा। ऑप्टिक विल बी सेंसरी, दिस विल बी द सेकेंड क्रेनियल नर्व, विल बी सेंसरी, will be taking the stimulus to occipital lobe. उसके बाद oculomotor, trochlear and abducens। इन तीनों का नंबर लिखो रोमन में क्या होगा। दिस इज 3, 4 एंड एब्ड्यूसेंस 5 है ना। 6 है, यस। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है एमसीक्यू में, हम मार्क कर देते हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नर्व्स इनर्वेट करती हैं आई बॉल मसल्स को, मसल्स ऑफ द आई को। एमसीक्यू आता है विच क्रेनियल नर्व्स दे इनर्वेट द मसल्स ऑफ द आई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मार्क कर देते हैं जल्दी जल्दी में, बट ध्यान दो इट इज़ थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ वन इज़ द ट्राइजेमिनल, वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। एंड ऑल दीज आर गोइंग टू बी मोटर, ये सारे मोटर हैं और इन सब का काम है मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। दैट मीन्स ये आई बॉल के मसल्स को इनोवेट करती हैं आके। Important MCQs over here with their number, their nature, their action। जो हमने मैकेनिकली लर्न किया था उस दिन, हम उसी पार्ट को समझ रहे हैं आज। Right side of the image is formed on the left side of the brain. Left side of the image is formed on the right side of the brain because of this optic chiasma. नाउ सी दिस, साइड से अगर दिखाएंगे तो ये पूरा हमारा आई बॉल है देखो, और ये ऑप्टिक नर्व जा रही है पीछे से। ये पूरे मसल्स हैं जो मेरे आउटर पोर्शन ऑफ द आई को अटैच्ड हैं। ऑल दीज मसल्स आर अटैच्ड टू माई आउटर पोर्शन। या 5 more minutes श्रेया। All these muscles are attached, see। So ये साइड व्यू से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू से हमको सिर्फ ये पोर्शन दिखता है सामने का जो हम देखते हैं हमारी आईज का शेप।
बट एक्चुअली आई बॉल का शेप स्पेरिकल या राउंड है. चलेगा, हम बाद में कंटिन्यू करते हैं ये वाला पोर्शन बिकॉज आई विल रिक्वायर अ स्टेच ऑफ हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन फर्दर. किसी को कुछ डाउट आज के पोर्शन में तो बोलो बेटा. एनी डाउट, कोई चीज़ नहीं समझी है तो बोलो. कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, वो वाले पोर्शन में किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है अभी तो प्लीज़ कॉल बैक, बट वो वाला पोर्शन क्लियर कर लो अब. बिफोर वी मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड मैकेनिज्म ऑफ विजन, अब पहले का पोर्शन पूरा क्लियर कर लो. कुछ भी डाउट है तो कॉल करो. ओके, टुमारो देयर विल बी नो क्लास. आई विल सेंड यू सम MCQs, वो सॉल्व करना आप. एंड देन ट्यूसडे सेम टाइम 6:45 हम कंटिन्यू करेंगे. ऑल राइट, सो वी विल कंटिन्यू डायरेक्टली फ्रॉम नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल. हमने पूरा लोकेशन और नर्व्स एंड ऑल इनोवेशन देख लिया है उसका. ओके